फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ग्रिपिन एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, स्वीडन द्वारा बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है और वर्ल्ड के मॉडर्न 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स की जब बात आती है तो उसमें सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, इक्वली कैपेबल है। और अगर आप प्राइस टू कैपेबिलिटी प्रोपोजिशन यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4.5 जन प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा इसका दिखाई देगा। और यहाँ पर हम खाली परचेजिंग प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो जब ये इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है और इंडिया को MRFA में ऑफ़र भी हुआ था तो हमने इसको स्किप क्यों कर दिया, इस प्लेटफॉर्म को चूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। इवन हमारा जो तेरस Mark II है वो काफ़ी हद तक इसकी कैपेबिलिटी को ही रेप्लिकेट करेगा और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दोनों प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस में आपको दिखाई देंगी। कॉस्ट प्रोपोजिशन हो सकता है तेरस Mark II में बेटर आपको मिल जाए। तो अगर इतना आइडियल प्लेटफॉर्म ये है तो हमने इसको चॉइस क्यों नहीं बनाया। एक आर्ग्यूमेंट तो ये आता है कि हम तेरस Mark II को बना रहे थे इसलिए हमने ग्रिपिन को चूज़ नहीं किया, लेकिन जब MRFA कंपटीशन चल रहा था तो तब तेरस Mark II कुछ और था। तो वहाँ पर ये रीजनिंग फिट नहीं बैठती है कि क्योंकि तेरस Mark II सेम कैटेगरी का या फिर सेम कैपेबिलिटी का एयरक्राफ्ट होने वाला था, इसलिए हमने ग्रिपिन को रिजेक्ट किया है। तो ग्रिपिन एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट होने के बावजूद और स्वीडन द्वारा बनाए जाने के बावजूद स्वीडन द्वारा इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म अगर स्वीडन को सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो स्वीडन खुद के लिए नहीं बना पाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जेट इंजन है ये अमेरिकन ओरिजिन का है, F414 पर ही बेस्ड है। कई कंपोनेंट्स अमेरिका से आते हैं, तो बिना अमेरिका के सपोर्ट के ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वैसे भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन खाली इंजन ही नहीं बल्कि 30% ये एयरक्राफ्ट यूके द्वारा बनाया जाता है, जबकि यूके द्वारा इसे ऑपरेट भी नहीं किया जाता। और ये इन्फॉर्मेशन तब रिवील करी गई है जब ये न्यूज़ आई है कि यूक्रेन द्वारा करीबन 20 जेट्स जो हैं ये परचेज किए जाने हैं और 16 के आसपास ग्रिपिन स्वीडन जो है ये यूक्रेन को डोनेट करेगा। तो करीबन 50 कंपनीज यूके में है जो क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करती हैं ग्रिपिन के लिए। तो टोटल ग्रिपिन में अगर आप स्वीडन का परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन देखेंगे तो ये 67% के आसपास आता है और ये इंक्लूड करता है जो अमेरिकन इंजन है उसकी लोकल असेंबली को, जिस पर अगेन अमेरिका का कंट्रोल है। ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक फाइटर प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर तेरस हम बनाते ज़रूर हैं पर कई कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं और वहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तेरस Mark II में हमारा गोल है 70 से 80% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को पहुँचाना और आमका में इसको 90% तक पहुँचाना। वहीं पर ग्रिपिन का जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये अभी भी 67% पर स्टैंड करता है, जिसमें अगेन इंजन अमेरिकन है। अगर ये किसी दूसरी कंट्री को बेचते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देंगे तो ये परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये उन कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकते जिनको ये खुद लाइसेंस के अंतर्गत बना रहे हैं। तो ये सेटअप रखने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ग्रिपिन के कॉस्ट को कम रखना। तो जब आप लोकली कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। ये जस्टिफाइड तब होता है जब आपके रिक्वायरमेंट या फिर स्केल बड़ा हो, ताकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें सस्ती हो पाए। लेकिन नंबर्स अगर लिमिटेड हैं तो उस केस में अगर आप इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं तो प्राइस शूट अप कर जाता है और यही रीज़न है ग्रिपिन का प्राइस स्वीडन कम रखने में सक्षम रहा है। तो मेन कंपोनेंट्स जैसे कि जेट इंजन हो गया, रेडार हो गया, ये सब बाहर से सोर्स किया जाता है। जो रेवन ES-05 रेडार है ये यूके और इटली से आता है। वहीं पर इंजन जैसे कि हमने बताया अमेरिकन है। तो अगर MRFA में हम ग्रिपिन को चॉइस बना भी लेते तो स्वीडन के पास हमें की कंपोनेंट्स देने के लिए वो हैं ही नहीं, ना ही इंजन ना ही रेडार, और इसलिए चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो जाती है। दुनिया में खाली 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको पूरा एयरक्राफ्ट दे सकती हैं। पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया। और यहाँ भी पूरा कहा ज़रूर जा रहा है बट मेजर कंपोनेंट्स ही दे पाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स यहाँ भी ये लोग बाहर से सोर्स करते हैं, जैसे कि रफाल के केस में जो इजेक्शन सीट है ये यूके की है। फर्दर जो सब कंपोनेंट्स हैं ये भी आपको दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से सोर्स करने पड़ते हैं, लेकिन ये मेजर कंपोनेंट्स नहीं है। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये फ्रांस खुद ही बनाता है। वहीं पर US लगभग चीज़ें खुद बनाता है और रशिया भी लगभग चीज़ें खुद ही बनाता है। और ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हम भी फ्यूचर में एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट करने का प्लान है। तो जब तक आप कम्प्लीटली मेजर कंपोनेंट्स को अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं
तब तक एक्सपोर्ट के लिए अपने प्लेटफॉर्म को आप कॉन्फिडेंटली पिच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई कंट्री बड़े ऑर्डर सुन के देगी तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करेगी कि किसी तीसरे की वजह से वो सप्लाई ना रुके, और वो तभी आप इंश्योर कर पाएंगे अगर मेजर कंपोनेंट्स आप खुद ही बनाते होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो आर्ग्यू करते थे कि इंडिया को ग्रिपेन के साथ आगे जाना चाहिए था। अब शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों ग्रिपेन एक अच्छी चॉइस नहीं है, परफॉर्मेंस में प्राइस के हिसाब से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के बावजूद। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।